ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, है ना। मतलब थियोडोलाइट को जब हम कहीं पे रीडिंग लेने जाते हैं, किसी स्टेशन पे थियोडोलाइट को रखते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या क्या एडजमेंट जो है, क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं रीडिंग लेने से पहले। तो ये इससे पहले ही बताया गया है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट जो है हर जगह पे इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद आपको ये एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं रीडिंग लेने से पहले, है ना। तो वो क्या क्या होते हैं, तो उसमें होता है, तो पहले लिखा हुआ है सेटिंग दी थियोडोलाइट ओवर द स्टेशन के ऊपर थियोडोलाइट को रखना, है ना। दूसरा अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाय ट्राइपॉड, फिर लेवलिंग करना, अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग, फिर उसके बाद होता है कि फुल्ली लेवलिंग, है ना। तो वो करना, फिर सेंटरिंग करना, है ना। ये सब दिख रहा होगा आपको नाम सब, ये लेवलिंग है ना। और उसके बाद से जो है आपका ये फिर फोकसिंग लिखा हुआ है, फोकसिंग द आई पीस, फोकसिंग द ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब। फिर सेटिंग द वर्नियर सेट कर देते हैं, उसके बाद तब रीडिंग के लिए छोड़ दिया जाता है ना, तब रीडिंग लिया जाता है। तो हम लोग को ये सब जो काम जो है, जो हर आपको पता चला कि सब सारे रीडिंग मतलब ऑब्जर्वेशन लेने से पहले किसी भी स्टेशन पर रखने के बाद इंस्ट्रूमेंट को है ना, किसी भी स्टेशन पर रख के रीडिंग लेने के लिए ये सारे एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं, है ना। तो ये सब एडजस्टमेंट क्या क्या हैं, कैसे करते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सेटिंग दी थियोडोलाइट ओवर दी स्टेशन, मतलब कि जहाँ पे आपको ये रीडिंग लेना है जिस जगह पे, वहाँ पे थियोडोलाइट को रखना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थियोडोलाइट को जो है अब जो अपना ट्राइपॉड होता है उसमें उठा के रखे कसते हैं उसके। थियोडोलाइट जो है अलग रखा हुआ रहता है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, और ट्राइपॉड अलग रखा रहता है। तो थियोडोलाइट को ला के ट्राइपॉड पे हम कसते हैं। उसके बाद से जिस स्टेशन पे जहाँ पे हमको रीडिंग लेना है वहाँ पे ट्राइपॉड को ले जाके फैलाते हैं, ठीक है। ये काम हुआ। उसके बाद से जो क्या हुआ, ट्राइपॉड जो वहाँ पे फैला के रखते हैं उस स्टेशन पे, तो कुछ लेवलिंग का काम कि मतलब बबल ट्यूब जो है, इंस्ट्रूमेंट का जो बबल ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल एकदम सेंटर में रहे। तो ये काम आप ट्राइपॉड से भी कर सकते हैं ना, तीन पैर होते हैं ना इसके ऐसे। तो इसमें से कोई से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है हम लोग का, है ना, और इसमें हम लोग का बबल ट्यूब कहीं पे है लगा हुआ, है ना, मान लेते हैं। इसको सेंटर में लाने के लिए क्या है कि तीनों पैर फैले हुए हैं, है ना। तो कोई एक पैर को अगर इस तरफ खींचोगे, इस तरफ, है ना, इसके ऐसे कर दो, अगर मान लो इसको ऐसे हटा के ऐसे कर दोगे, तो थोड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है ऊपर या नीचे हो जाता है। तो उससे बबल ट्यूब का बबल जो है वो आगे पीछे होता है। तो अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। इसे पूरी एकदम सेंटर में तो नहीं आता है, क्या आ भी सकता है। तो इस तरह से आप जो है ये लेग को भी आगे पीछे फैला के और या नज़दीक ला के भी ये काम कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि दो लेग को ज़मीन में थोड़ा सा धंसा दिया जाता है, एक को फ्री रखा जाता है, और एक से ही कोई भी एक को, जैसे मान लो इसको लेके आगे पीछे करते हैं, यहाँ पे ऐसे या और फैला दो, तो उससे जो है बबल को आप सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाई, ये वाला टर्म हुआ अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाई दी ट्राइपॉड, ठीक है। और उसके बाद फिर करते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग का क्या मतलब हुआ कि मतलब इंस्ट्रूमेंट को जहाँ पर रखना है आपका, है ना, वहीं पे आप जिस स्टेशन पे आपको इंस्ट्रूमेंट रखना है, इंस्ट्रूमेंट का सेंटर एकदम उसी स्टेशन पे हो। तो उसके लिए आप लोग पहले भी बताया गया था कि जो ये होता है इंस्ट्रूमेंट के जो ये सेंट्रल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो होता है, उसमें यहाँ पे हुक लगा हुआ रहता है, और इससे प्लम बॉब लटका देते हैं हम लोग, है ना। ये प्लम बॉब जो लटका होना चाहिए, तो जहाँ पे स्टेशन होता है, मान लो ये अपना खूटा गड़ा हुआ है, पेजे लगा हुआ ज़मीन पे, है ना, तो प्लम बॉब एकदम जस्ट इसके ऊपर होना चाहिए, है ना। तो इसको एडजस्ट करते हैं और वहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अब मान लो इंस्ट्रूमेंट एकदम शिफ्ट हो गया है, तो एक ये नट होता है, उसको उससे थोड़ा सेट करोगे तो इंस्ट्रूमेंट एकदम वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये बात होता है सेंटरिंग। देखिए सेंटरिंग लिखा होगा है, सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन एट द टाइम ऑफ अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाय मींस ऑफ द ट्राइपॉड। तो ये सेंटरिंग जो है, आप लेग जो एडजस्ट करते हैं, जब आप लेवलिंग अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग कर रहे थे, उस टाइम में भी सेंटरिंग वाला काम जो है, क्योंकि ये तो लटका रहेगा आपका ट्राइपॉड, ये प्लम बॉब लटका हुआ है, तो उस टाइम लेग को भी आगे पीछे करोगे तो भी सेंटरिंग होता रहेगा, है ना। तो उस टाइम में भी हो जाता है। तो लेकिन थोड़ा बहुत जो रह जाता है, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द प्लम बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक, जो प्लम बॉब लटका हुआ है अंडर द वर्टिकल एक्सिस लाइज अप्रॉक्सीमेट ओवर द स्टेशन पेज। स्टेशन जहाँ पे आप रखे हुए हैं, उसका जो पेज गड़ा हुआ है, जो उसका खूटा गड़ा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर हो, है ना, ये हम लोग इंश्योर करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट हो करते हैं लेग से। और फाइनली जो है विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग हेड मूवेबल कैप्स्टन नट होता है, उसकी हेल्प से उसको घुमाओगे तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आगे पीछे, उस स्टैंड वहीं पर रहता है, वो आगे पीछे हो जाता है। तो उससे आपका जो है एग्जैक्टली सेंटरिंग हो जाता है। सेंटरिंग इज डन एक्यूरेटली सो दैट द प्लम बॉब एग्जैक्टली ओवर दी नेल, है ना,
नेल ऑफ दी स्टेशन पेज है ना, जहाँ पे स्टेशन जो होता है वहाँ उसका खूटा गड़ा हुआ होता है, उसको वहाँ पे काटी भी गड़ा दिया जाता है, एग्जैक्ट पॉइंट पता चले कि यहाँ पे हमारा स्टेशन है ना। या सीधी सिंपली कि वो जो पे गिरा हुआ रहता है उसके ऊपर आपका प्लम बॉब आ जाना चाहिए ना। तो एग्जैक्टली ऐसे करते हैं। एक तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली लेग से भी कर लेते हैं। उसी तरह लेवलिंग भी जो है अप्रॉक्सीमेटली लेग से किया गया है, लेकिन परफेक्टली लेवलिंग करने के लिए आपको जो है ये स्टेप करना होगा। लेवलिंग के लिए आपको किस चीज़ का हेल्प लेना पड़ता है? फुट स्क्रूज का हेल्प लेना पड़ता है। अब देखा होगा ना कि दो प्लेट्स होते हैं, ट्राइवेट और ट्राई बैच है ना, ट्राइवेट और ट्राई बैच दो प्लेट होते हैं, उसके बीच में जो है आपका ये फुट स्क्रू लगे हुए थे, तीन फुट स्क्रू होते हैं ना इस तरह से, और ये इन फुट स्क्रूज के हेल्प से जो है इसको इनवर्ड आउटवर्ड घुमाते हैं, तो ये प्लेट जो थोड़ा सा एक दूसरे के अबाउट दूर होता है या नज़दीक होता है, तो उससे क्या होगा कि आपका लेवलिंग एग्जैक्टली हो जाता है ना। तो इसको करने का तरीका ये है कि जो अपना ये क्या बोलते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, जैसे ये फिगर आपको दिखता होगा, ये फिगर देख लो आप लोग, इसको समझाने के लिए कर रहे हैं कि वो 3 फुट स्क्रू है, मान लो कि एक ये फुट स्क्रू है, एक ये है, एक ये है, एक ये था, एक ये है, तीसरा है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि एक जो बबल ट्यूब होता है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के मान लो कि जो पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऐसे रखा हुआ है, तो उसको देखते हुए और ये दोनों जो बबल ट्यूब है इसको या तो इनवर्ड या आउटवर्ड घुमाते हैं, है ना। देख लीजिए यहाँ पे समझा देते हैं कि ये फुट स्क्रू है, कि ये फुट स्क्रू है, कि ये फुट स्क्रू है। तो एक बार जो इसके जो एलोंग जो रखा हुआ है बबल ट्यूब, तो इसको देखते हुए इसको इग्नोर करते हैं कि यहाँ पर ये बबल ट्यूब है ऐसे इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ, तो इसको इग्नोर करते हैं। अभी इसको देखते हुए जो है हम ये इसको या तो एक बार इनवर्ड है ना, या तो इनवर्ड घुमाएंगे दोनों को इनवर्ड, या फिर दोनों को जो है आउटवर्ड है ना, दोनों को आउटवर्ड, या तो दोनों को आउटवर्ड घुमाएंगे या दोनों को इनवर्ड एक साथ करेंगे। तो इससे क्या होता है कि प्लेट या तो दूर बढ़ेगा या नज़दीक हो जाएगा, है ना। तो इससे ये बबल ट्यूब जो है सेंटर में आ जाएगा, ये सेंटर में आ गया। अब क्या करते हैं कि जैसे ये सेंटर में आ गया बबल ट्यूब, तो अब इसको छोड़ देते हैं। अब सिर्फ इस बबल इसको यूज़ करते हैं, ये जो अपना स्क्रू है, और यहाँ पे जो बबल ट्यूब है इसके बबल पे गौर करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो है अब प्लेट अगर ऐसे में प्लेट आपका इस डायरेक्शन में तो लेवल हो गया, इस डायरेक्शन में लेवलिंग नहीं हुआ होगा तो वो हो जाएगा, है ना। इस बबल ट्यूब इसको इस फुट स्क्रू को घुमाएंगे और ये बबल ट्यूब का बबल को ध्यान रखेंगे, या तो उधर भागेगा या इधर भागेगा, सेंटर में आ जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो है ये हम बार बार करेंगे, है ना। एक बार इंस्ट्रूमेंट को ही पूरा 180 डिग्री घुमा देंगे और तब भी ये काम करेंगे, फिर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट को 360 डिग्री घुमा देंगे तब भी ये काम करेंगे, है ना। और ये काम हम बार बार करते रहेंगे। मान लो कि इसे घुमाने से थोड़ा सा हो सकता है ये डिस्टर्ब हो गया होगा, तो फिर आगे देखेंगे ये तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, फिर इन दोनों का हेल्प लेंगे हम, इन दोनों का, फिर इसको बीच में लाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको देखेंगे कि ये तो डिस्टर्ब नहीं हो गया, फिर इसको करेंगे, है ना। और एक बार इंस्ट्रूमेंट को पूरा ही 180 डिग्री फिर या 360 डिग्री घुमा के हॉरिजॉन्टल में फिर ये काम देखेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि डिस्टर्ब हो गया, ऐसा डिस्टर्ब हो गया तो फिर कर देंगे, तो होता नहीं है। माइनर डिस्टर्बेंस हो गया तो एक बार ठीक कर दो तो फिर ठीक ही रहता है। इस तरह से हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाई डायरेक्शन में भी, ऐसे डायरेक्शन में भी, और इस डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में लेवल हो जाता है ना हॉरिजॉन्टली। ये परफेक्टली लेवलिंग होता है। तो आपने ये से कर ही लिया होगा ट्राइपॉड से, लेकिन ट्राइपॉड से दोनों बबल ट्यूब का बबल जो है बीच में नहीं आ पाता है, थोड़ा सा एरर आ जाता है, तो वो काम जो है इससे हम लोग कर लेते हैं। तो यही बात यहाँ पे जो है बताया गया होगा, है ना, ये जो समझाया गया है, तो ये चीज़ है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। और अगला जो काम है हम लोग का वो है लेवलिंग हो गया। फोकसिंग, फोकसिंग क्या होता है ना कि जब आप कोई भी कैमरे से देखोगे टेलीस्कोप से, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत दूर से रखा हुआ है तो एकदम क्लियर ही दिखेगा, है ना, तो वो क्लियर नहीं दिखता है। तो उसको जो है क्लियर दिखने के लिए जो है हम लोग फोकसिंग करते हैं, है ना। धुंधला होगा या फिर इमेज जो है थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ, एकदम सीधा रेट नहीं दिखेगा, तो तिरछा या ऊपर उठा हुआ, है ना, या ऐसा करेगा कि थोड़ा सा आगे पीछे आँख करोगे तो इमेज भी लगेगा कि ऊपर नीचे कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो है क्लियर नहीं दिखना है, इसको ठीक करने के लिए फोकसिंग करते हैं ना। तो फोकसिंग का सबसे पहले आईपीस का फोकसिंग करते हैं। आईपीस का फोकसिंग करने के लिए क्या करते हैं, आईपीस के पास ये अपना ये है ना अपना टेलीस्कोप है ना, तो इसमें जो है आईपीस का फोकसिंग करने का मतलब हुआ कि आईपीस में क्या लगा हुआ होता है, अपना ये डायफ्राम है ना, इसका ये क्रॉस एयर है, तो ये सही से दिखने लगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीस का फोकसिंग करना, कि आपको डायग्राम सही से दिखने लगे, बाकी चीज़ दिखे ना दिखे, पहले डायग्राम दिख जाए, इसको हम बोलते हैं आईपीस का फोकसिंग। इसको करने का तरीका होता है कि इंस्ट्रूमेंट को जो है आप मतलब इस टेलीस्कोप में इस जो ऑब्जेक्ट साइड है उसके ऊपर जो है आप एकदम वाइट पेपर जो है आपका कोई वाइट पेपर एकदम इसके ऊपर चिपका दीजिए, एकदम सटा दीजिए,
ऐसा चिपकाइए कि सिर्फ वाइट पेपर ही दिखाई दे, बाकी उसके उधर कुछ नहीं दिखाई दे। ये इसलिए करते हैं कि आपको अभी आईपीस ठीक करना है ना, तो हमको आगे की चीज़ का कोई भी ज़रूरत नहीं करना है, ये सही से ये क्लियर हो जाए ना। तो वाइट पेपर को चिपका देते हैं, उसके बाद जो फोकसिंग स्क्रू होता है, यहाँ कहीं पे फोकसिंग स्क्रू होगा, इसको नचाते हैं आगे पीछे, वो मतलब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक घुमाते हैं। जैसे ही ये पेपर क्लियर दिखने लगा और ये अपना पेपर दिखने लगेगा, पेपर तो दिख रहा होगा क्योंकि बाकी चीज़ ना दिखे, तो पेपर भी दिखने लगेगा और ये क्रॉस से एकदम क्लियर दिखने लगेगा आपका, तो समझिए कि आपका आईपीस का फोकसिंग हो गया। उसके बाद आप पेपर हटा लेते हैं ना, पेपर हटा लेंगे, पेपर हटाएंगे तो क्या करेंगे, सामने का चीज़ दिखने लगेगा। अगर यहाँ पे आप कोई स्टाफ रखे हुए हैं लेवलिंग स्टाफ, तो वो दिखेगा, कोई पेड़ होगा तो वो दिखेगा, अगर आप ही खड़े हुए तो आप दिखेंगे। तो ये एक बार आईपीस का फोकसिंग हो गया तो ऑब्जेक्ट साइड का फोकसिंग किया जाता है। तो वो ऑब्जेक्ट साइड का फोकसिंग करने के लिए ये जो पेपर रहता है उसको हटा लेते हैं वाइट पेपर, ऑब्जेक्ट को ही देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर क्लियर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या फोकसिंग डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है आपका। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट आपका, ये मान लो कि ये लेवलिंग स्टाफ है, ये नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए ये फिर जो फोकसिंग स्क्रू है इसको थोड़ा सा और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमाएंगे। जैसे ही क्लियर दिखने लगेगा तो आपका जो ये है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइड जो है, ये भी आपका फोकसिंग इसका हो गया है ना। इसको चेक करने के लिए है कि मतलब या तो धुंधला दिख रहा होगा तो सही दिखने लगेगा, तो ये चेक हो गया। एक होता है कि जो है थोड़ा सा मूवमेंट किया हुआ दिखेगा, मतलब एकदम एग्जैक्टली फिगर बीच में आना चाहिए इस पर, वो डायग्राम के थोड़ा सा तिरछा या ऊपर उठा हुआ दिखेगा। इसको फिर एडजस्ट करोगे फोकसिंग स्क्रू से तो वो एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे करोगे तो। या कभी कभी आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा आँख अगल बगल ऊपर नीचे करोगे तो लगेगा इमेज आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, अपरेंट मूवमेंट हो रहा है। इसको पैरेलैक्स बोलते हैं, इस घटना को पैरेलैक्स बोलते हैं, है ना, पैरेलैक्स। तो इस घटना, इसको अपरेंट मूवमेंट को बोलते हैं। तो ये चीज़ भी अगर आप फोकसिंग करोगे सही से, थोड़ा सा आगे पीछे घुमाओगे तो ये रुक जाता है ना, ठीक हो जाता है। चेक करने का वही उपाय है कि अपने आँख को भी आगे पीछे उसके सामने घुमाइए तो वो चीज़ दिख जाएगा कि आपका वो मूव करता हुआ दिखेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये ठीक कर लेते हैं, ये फोकसिंग करके करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आईपीस को कैसे करेंगे, वाइट पेपर रख के, है ना, फोकसिंग इसको घुमाएंगे और ऑब्जेक्टिव करने के लिए वाइट पेपर हटा देंगे। जो ऑब्जेक्ट को देखना है उसको देख के और वो क्लियर दिखने लगे तब तक जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा फोकसिंग इसको घुमाते हैं, इस तरह करके वो क्लियर दिखने लगता है ना। तो ये चीज़ हुआ फोकसिंग दी आईपीस और फोकसिंग दी ऑब्जेक्ट क्लास, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया, फोकसिंग हो गया। अब है सेटिंग दी वर्नियर। अब इसमें जो है वर्नियर, जैसा कि पहले ही बताया गया था कि ये मेन स्केल होता है, ये ऐसे होता है, उसमें 0 से 360 डिग्री होता है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 90 होगा, है ना, यहाँ पे 180, यहाँ 270, इस तरह से। यहाँ 360 तो यहाँ पर हो ही गया। तो दो वर्नियर होता है, एक वर्नियर यहाँ पे होता है ना, एक वर्नियर ऐसे यहाँ पे होता है, एक वर्नियर आपका इधर होगा ऐसे। एक वर्नियर 0 पे सेट होता है, एक वर्नियर यहाँ पे 180 पे सेट होता है। तो हमको जो है रीडिंग लेने से पहले ये दोनों वर्नियर को चेक करना होता है कि ये वाला 0 पे है कि नहीं, या ये वाला 180 पे है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए ऊपर वाला नीचे वाला प्लेट जो है, नीचे वाला प्लेट को अगर खोलोगे ना तो पूरा सेटअप ही नीचे से घूमेगा, रीडिंग चेंज नहीं होता है, क्योंकि नीचे वाले के ऊपर ना ऊपर वाला है। तो ये नीचे वाला मूव कर रहा है, ऊपर वाला उसके ऊपर चिपका हुआ है, तो कोई रीडिंग चेंज नहीं होता है ना। कोई भी चीज़ एक किताब के ऊपर दूसरा किताब रख दो और नीचे वाले को ही घुमाओ तो एक रिलेटिव मूवमेंट तो नहीं होगा ना। जब तक नहीं ऊपर वाले को घुमाओगे तब ना रिलेटिव मूवमेंट होगा। जब तक जैसे ही ऊपर वाला प्लेट घुमाओगे तो ये वर्नियर घूमना शुरू होगा, है ना, ये इधर मूव होगा तो रीडिंग चेंज होगा, 0 से कुछ और हो जाएगा, है ना, ये 180 से कुछ और हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नीचे वाला प्लेट घुमाओगे तो वो मूवमेंट नहीं होता है। तो हम लोग नीचे वाले प्लेट को टाइट किए रहते हैं, ऊपर वाले प्लेट को थोड़ा सा घुमा के और 0 पे एग्जैक्टली इस वर्नियर ए जो है इसको 0 पे रखते हैं और वर्नियर ये जो बी है इसको 180 पे फिक्स कर देते हैं और तब टाइट कर देते हैं। फिर कोई रीडिंग लेना होगा हम लोग को, तो अभी फ़िलहाल 0 पे है और कोई ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ इस साइड है, इसको देखना है तो हम इसको घुमाएंगे, टेलीस्कोप को घुमाएंगे तो ये पूरा घूम जाएगा। तो अभी इस जगह से ये घूम के ये वाला 0 वाला पोजीशन से आके इस पोजीशन पे आ जाएगा ना। तो ये जितने एंगल पे टकराएगा वो एंगल हम लोग ले लेंगे, है ना। ये वर्नियर ये वाला ये घूम के कहीं और पे चला गया, यहाँ पे आ जाएगा, इसके एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट। मतलब 30 डिग्री हुआ तो ये 0 से 30 डिग्री हो जाएगा, ये 180 से 180 प्लस 30 210 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये वर्नियर। तो इन दोनों का एवरेज कर लेते हैं, वो फाइनल आंसर होता है। तो ये दोनों वर्नियर लगते क्यों हैं और इसको मतलब इसका क्या फ़ायदा है, ये इसलिए होता है कि जो ये दोनों एक्सिस जो है ना, एक प्लेट दूसरा प्लेट के ऊपर, ये एकदम एसेंट्रिक मतलब कॉन्सेंट्रिक नहीं होता है। थोड़ा सा कभी कभी जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं तो एसेंट्रिक हो जाता है, थोड़ा सा धसा हुआ ऐसे वो हो जाता है, तो एक तरफ एरर चला जाएगा, है ना। एक तरफ ज़्यादा मतलब एक तरफ एरर हो ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ एरर कम हो जाएगा, नेगेटिव एरर हो जाएगा।
तो हम दोनों तरफ रीडिंग लेके दोनों का एवरेज कर देते हैं। जैसे इधर से 0 से 30 डिग्री हुआ तो 0 से 30 डिग्री आंसर होगा। इधर मान लो 180 से ये 211 डिग्री हुआ, तो 31 डिग्री हो गया। 211 माइनस 180 31 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का एवरेज करके 30 और 31 का एवरेज 30.5 हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। मान लो कोई एक ठो को लेते तो ये वाला बता देता आपको 31 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, दोनों में से कोई सही नहीं है ना। तो एसेंट्रिक जो है एक दूसरे के अबाउट कभी कभी हो जाता है, इसलिए 2 रीडिंग ले आता है दोनों साइड से, है ना। तो दोनों साइड से ले रहे हो तो थोड़ा सा एसेंट्रिक होगा अभी, तो दोनों तरफ उसका ये आपका चला जाएगा एरर, तो एरर मिनिमाइज हो जाता है ना। तो इसलिए हम 2 वर्नियर लगाते हैं, एक 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे। हॉरिजॉन्टल मेजर इसके लिए हॉरिजॉन्टल पर के वर्टिकल में जो है दोनों 0 पे, दोनों साइड 0 होता है, क्योंकि उसमें 0 से 90 तक ही वाला स्केल होता है, 0 से 360 डिग्री वाला नहीं होता उसमें, है ना। ये देखे ही थे मतलब इससे पहले वाले वीडियोज़ में, है ना। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि द वर्नियर ए इज सेट टू 0 एंड वर्नियर बी जो 180 पे होगा। टू डू दिस लोअर क्लैंप इज फिक्स, लोअर क्लैंप को फिक्स करते हैं जो भी बता रहे थे। अपर क्लैंप को लूज़ करके 0 के पास ले जाया जाता है। अपर क्लैंप को, अपर प्लेट को लूज़ करोगे तो वो रीडिंग चेंज होना था दिखने लगता है। हमको तो 0 पे चाहिए, मान लो 0 पे ना होगा, कहीं 1 डिग्री 2 डिग्री पे होगा तो हम इसको 0 पे ले जाते हैं ना। अपर प्लेस टर्न अंटिल द एरो एट वर्नियर ए इज अप्रॉक्सिमेटली कोइंसाइड विद 0, है ना। 0 या 360 एक ही बात हुआ। और वर्नियर बी जो है आपका 180 पे कोइंसाइड कर जाए। देन दी अपर क्लैम्प इज टाइट, तो अब अपर क्लैम्प को टाइट कर देते हैं, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग लेने के लिए फिक्स फ्री हो गया, है ना। अब हम रीडिंग ले सकते हैं, अभी 0 पे है। अब जो भी रीडिंग लेंगे, जितना भी घुमाएंगे उतना डिग्री उस पॉइंट का एंगल होगा, है ना। ठीक है, तो बाई टर्निंग दी अपर टेंजेंट स्क्रू द एरो एट द ब्रॉड टू दिस एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ कोइंसिडेंस। अगर मान लो एकदम 0 पे आप अपने हिसाब से कर दिए हो, लेकिन टाइट करते हुए टाइम में थोड़ा सा फिर हिल गया, 0 पॉइंट समथिंग चला गया, तो टेंजेंट स्क्रू जो होता है जिसे थोड़ा थोड़ा मूव करता है, उससे हेल्प करके आप एग्जैक्टली 0 पे ले आइए, है ना। ये बात बोल रहा है, ये हमेशा याद रखिएगा। टेंजेंट स्क्रू जो होता है हर माइनर मूवमेंट के लिए होता है ना, टेंजेंट स्क्रू। ये ऑब्जेक्टिव पूछता भी है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द टेम्पोररी एडजस्टमेंट, इससे आपका टेम्पोररी एडजस्टमेंट जो हो गया, अब रीडिंग लेना बचा रह जाएगा, है ना। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब रीडिंग कैसे लेते हैं। तो ये एंगल हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये एंगल है, मान लो कि ये मेज़र करना है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, एंगल ए ओ बी मेज़र करना है, ये एंगल। तो ये कैसे मेज़र करें, तो इसलिए वही एकदम ईजी बात है कि हम पहले इसके तरफ देखते हुए 0 पे रखते हैं, उसके बाद ऊपर वाला प्लेट खोल देते हैं, ऐसे एंगल इधर घुमा देते हैं, इसको देखते हुए जो एंगल वो शो करेगा वो एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। कहना आसान है ना। इसके कुछ स्टेप होते हैं जो फॉलो करते हो, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये टेम्पोररी एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया।